Hello, good morning all. Today in this lecture we are going to discuss a wave theory of matter. In the previous lecture we have discussed photoelectric effect and the experimental study of photoelectric effect. और जैसे हमने प्रीवियस थ्योरी लेक्चर्स में स्टडी किया था कि रेडिएशन जब किसी मटेरियल के ऊपर इंसिडेंट करेंगे उस मटेरियल से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट होंगे, मतलब इजेक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स का। तो उसी इफेक्ट को हमने नाम दिया था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और उसी एक्सपेरिमेंट के अंदर और उसी थ्योरी के अंदर हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, वर्क फंक्शन ऐसे पैरामीटर्स देखे थे। और जैसे हमने बताया कि रेडिएशन जब इंसिडेंट होगा तब जिस मोमेंट के ऊपर वो रेडिएशन मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेगा उस मोमेंट में उसका नेचर हो जाएगा पार्टिकल नेचर। सो जैसे रेडिएशन किसी सोर्स से बाहर निकलेगा और जो वो ट्रैवल करेगा किसी मीडियम के अंदर, तो उसके ट्रैवलिंग के टाइम पे उसका नेचर वेव नेचर होगा। और जिस मोमेंट पे वो रेडिएशन किसी मटेरियल के साथ कोलाइड होगा उस मोमेंट पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स तक ये एक चीज प्रूव की थी कि रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर है, मतलब रेडिएशन वेव नेचर भी शो करता है और वही रेडिएशन पार्टिकल नेचर भी शो करता है। बट कंडीशन क्या होगी, जब वो रेडिएशन ट्रैवल करेगा तब वो वेव नेचर शो करेगा और वही रेडिएशन जब किसी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेगा तब वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। अब वेव थियरी की रिक्वायरमेंट क्या होगी, और हमने भी वेव थियरी से फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने की ट्राई की। तब हमें पता चला कि वेव थियरी में जैसे हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग इंटेंसिटी भी इंक्रीज होगी। अगर इंटेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी भी चेंज होगी। जैसे हमने ग्राफ देखे थे एक्सपेरिमेंट के अंदर पैरामीटर्स नंबर 2 एंड 3 के अंदर, हमने पैरामीटर 2 के अंदर अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट को इंसिडेंट किया था कैथोड की प्लेट के ऊपर। और हमने क्या देखा था कि उस मोमेंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू फिक्स है और स्टॉपिंग पोटेंशियल का डायरेक्ट रिलेशन होता है एनर्जी के साथ। तो हमें उस एक्सपेरिमेंट से ये चीज पता चली कि अगर हम इंटेंसिटी चेंज करेंगे तो एनर्जी कांस्टेंट ही रहेगी। बट उस कंडीशन के अंदर हमने कौन सी चीज कांस्टेंट रखी थी, फ्रीक्वेंसी। जैसे थर्ड पैरामीटर हमने स्टडी किया था, थर्ड पैरामीटर में हमने इंटेंसिटी फिक्स की बट फ्रीक्वेंसी चेंज की, तब उस मोमेंट पे हमने क्या देखा, डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल, मतलब उसकी एनर्जी चेंज हो गई, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी चेंज हो गई। तो वेव थियरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं की जा सकती। सो हमने वेव थियरी का फेलियर भी देखा था और उसी के बाद हमने फोटोन थियरी एक्सप्लेन की और उसी फोटोन थियरी से हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को अगेन एक्सप्लेन किया था। तब हमने क्या बताया कि जब भी कोई रेडिएशन किसी मेटालिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा वो रेडिएशन अपने साथ एनर्जी का एक पैकेट लेके आएगा। वो एनर्जी पैकेट जब वहां पे स्ट्राइक होगा वो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उस मेटालिक जो वर्क फंक्शन है उस मेटल का, उस वर्क फंक्शन से ज्यादा एनर्जी मिली उसे, तो वो इलेक्ट्रॉन वहां से नॉकआउट हो जाएगा। तो ये एक चीज हमने प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी की थी कि जब भी कोई रेडिएशन स्ट्राइक करेगा तभी उसी कंडीशन में वो फोटोन उस मेटालिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करेगा तो वो फोटोन वहां से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर सकता है। तब हमने पार्टिकल नेचर शो किया था। सो वेव थियरी की हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होगी, वेव थियरी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई। हमने ये नहीं बताया कि वेव थियरी पूरी रॉन्ग हो गई हमारे लिए, बिकॉज वेव थियरी के अकॉर्डिंग हमारे पास इतने फिनोमिना है जो वेव थियरी से ही एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सारे फिनोमिना जहां पे वेव थियरी की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट पार्टिकल नेचर जब हम शो करेंगे तो पार्टिकल नेचर से हम कौन सा फिनोमिना एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो नेचर में हमारे पास जो ये रेडिएशन है वो अलग अलग नेचर क्यों शो करता है और किस टाइम पे कौन सा नेचर होगा ये कैसे पता चलेगा। तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि जब भी वो रेडिएशन ट्रैवल करेगा एक मीडियम के अंदर, ड्यूरिंग द ट्रैवल, उसके ट्रैवल के टाइम के उसी टाइम पीरियड में वो वेव नेचर शो करेगा। बट वही रेडिएशन जब किसी मटेरियल के साथ स्ट्राइक करेगा उस मोमेंट पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो एक ही रेडिएशन के पास ड्यूअल नेचर पॉसिबल है, ये हमने फिक्स कर लिया। अब नेक्स्ट जो था, जैसे हमें पता है नेचर लव्स सिमेट्री, डी ब्रोगली ने इंपॉर्टेंट ये हाइपोथेसिस दिया था और उन्होंने ही इसके ऊपर एक ऑब्जेक्शन भी था कि जैसे पूरा नेचर हमारा रेडिएशन एंड मैटर से बना है, सो रेडिएशन के पास ड्युअलिटी है तो और नेचर सिमेट्री भी चाहता है, तो उसी टाइम तक
उन्होंने ये भी एक चीज बताई थी कि अगर रेडिएशन ड्यूअल नेचर शो करेगा तो मैटर भी ड्यूअल नेचर शो कर ही सकता है। तो मैटर के लिए ड्यूअल नेचर पॉसिबल है या नहीं है, तो इसीलिए ये इसके बाद वाले जितने भी थियरीज हो गए वो इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर हम प्रूव करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल एक्सपेरिमेंट है और उसी के लिए डी ब्रोगली को 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला था। जैसे उनका हाइपोथेसिस था, हाइपोथेसिस का मतलब क्या होगा कि जिसका कोई साइंटिफिक हमारे पास प्रूफ नहीं होगा, साइंटिफिक प्रूफ अवेलेबल नहीं था उस टाइम पे, उसके बाद उसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंट भी हुए और वो साइंटिफिकली भी प्रूव हो गया था। बट जो हाइपोथेसिस उन्होंने दिया था तो सबसे पहली चीज सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब क्या होगा, अगर नेचर इक्वालिटी प्रूव करता है मतलब नेचर ऑलवेज बैलेंस में रहेगा। तो जैसा नेचर के पास रेडिएशन है और मैटर, ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नेचर के, अगर इसके पास ड्यूअल नेचर है जैसे वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर, और अभी तक हमने सिर्फ मैटर को पार्टिकल नेचर में ही शो किया था कि मैटर मतलब एक मटेरियल जिसके पास पार्टिकल होते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ये सारी चीज हमने मटेरियल के लिए डिफाइन भी की थी। तो मैटर तो अभी तक हमें ऐसे ही पता था कि वो पार्टिकल है, पार्टिकल नेचर ही शो करेगा। किसी ऑब्जेक्ट को मैंने थ्रो किया तो हमने कभी वो ऑब्जेक्ट को ऐसे नहीं देखा कि वो वेव की तरह ट्रैवल किया। तो इसीलिए मैटर के लिए जो थियरी हमने आज तक पढ़ी थी वो सिर्फ पार्टिकल नेचर के लिए पढ़ी थी, बट वेव नेचर उसके पास होगा कि नहीं होगा ये एक उस टाइम पे क्वेश्चन था। बट उस टाइम पे डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस दिया था कि मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होगा और मैटर भी वेव नेचर शो कर सकता है। तो ये सारी चीज प्रूव करने के लिए हाइपोथेसिस को हमें समझना पड़ेगा। तो इसीलिए हम लोग हाइपोथेसिस स्टार्ट करेंगे, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस एंड वेव नेचर ऑफ मैटर, ये दोनों हम इसी लेक्चर में कवर करेंगे और मैक्सिमम ट्राई करेंगे कि उनका अप्रोच क्या था, और अगर उनके बेसिस पे ये चीज राइट थी तो मटेरियल के पास, वो मैटर के पास वेव नेचर होगा तो उस मैटर की कोई ना कोई वेवलेंथ भी होगी। तो मैटर की वेवलेंथ हम कैसे शो कर सकते हैं, तो उन्होंने उसी टाइम पे ये आंसर दिया था कि ये तो बहुत ही सिंपल चीज है, वेव नेचर होगा, ये मैंने हाइपोथेसिस बनाया है। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर किसी पार्टिकल के पास वेव नेचर हो सकता है, जैसे फोटोन के पास, जैसे हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव की थी, अगर फोटोन के पास वेवलेंथ हो सकती है h/p, तो इलेक्ट्रॉन भी एक पार्टिकल है तो इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम ही वेवलेंथ होगी, लैम्डा h/m/v, जैसे ये यहाँ पे मोमेंटम शो करता है, जैसे हमने फोटोन थियरी में ये दिखाया था। बट इलेक्ट्रॉन जो मटेरियल के लिए, जो मैटर के लिए रिप्रेजेंटेटिव हमने मान लिया। जब भी मैटर के लिए बात की गई थी कि मैटर के लिए वेव नेचर पॉसिबल है या नहीं है, तो मैटर से हमें एक पार्टिकल को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया कि उसी पार्टिकल के लिए हम सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, बट जो रूल बनेगा वो सारे मटेरियल के लिए सेम होगा। तो इसीलिए हमें नेचर के अंदर जो रेडिएशन एंड मैटर के जो दो पार्ट है हमारे, उसी मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को सिलेक्ट किया था सबसे छोटा मास। अगर इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो करेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और फोटोन भी एक पार्टिकल है, तो फोटोन की अगर वेवलेंथ हो सकती है तो इलेक्ट्रॉन की भी वेवलेंथ हो सकती है। बट इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी होगी। तो जब भी आपको इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ पूछी जाए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है h/mv, पर जब भी आपको फोटोन के लिए फॉर्मूला पूछा जाए तो लैम्डा h/p। इस दोनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, बट मेन चीज हमें पता है कि फोटोन के पास रिलेटिव मास होता है, रेस्ट मास होता है, बट इलेक्ट्रॉन के पास तो जो सबसे छोटा पार्टिकल है हमारे नेचर में, वो सबसे छोटा मास है इलेक्ट्रॉन का। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है और इलेक्ट्रॉन के पास वेलोसिटी भी है। तो इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इस वाले फॉर्मूला से डिफाइन की थी। जैसे हमने साउंड वेव पढ़ा था, हमने वेव का ऑलरेडी एक चैप्टर 11th स्टैंडर्ड में स्टडी भी किया है, और वेव का हमें डिफरेंट टाइप भी पता है। जैसे हमारा मेन दो टाइप कौन से होते हैं वेव के, मैकेनिकल वेव्स एंड नॉन मैकेनिकल वेव्स। मैकेनिकल वेव्स का मतलब क्या होगा कि जिस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। मीडियम की रिक्वायरमेंट, इसका मतलब हम इसी एयर मीडियम में एक दूसरे का साउंड सुन सकते हैं, तो ये मीडियम की रिक्वायरमेंट रहेगी। बट काफी वेव्स ऐसे भी होंगे जिसको ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होगी।
फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, जैसे वो स्पेस से ट्रैवल करके अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर होके अर्थ की सरफेस तक पहुंचते हैं, तो उनको कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। उसी के अंदर हमने टाइप भी देखे थे, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स एंड ट्रांसवर्स वेव्स। तो जैसे हमने साउंड वेव की बात की, तो साउंड वेव के अंदर हमें पता है रेफ्लेक्शन एंड कंडेंसेशन, ये दो प्रोसीजर होती है। जैसे मैंने यहाँ से किसी साउंड एनर्जी को रिलीज किया, तो सबसे पहले जो पार्टिकल होंगे वो अपने एक ही प्लेस के ऊपर ऑसिलेट करते रहेंगे और सबसे पहले वो कंडेंस हो जाएंगे, मतलब एक ही ग्रुप के अंदर वो ये सारे पार्टिकल एक ही प्लेस के ऊपर ऑसिलेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद उसका रेफ्लेक्शन, मतलब वो पार्टिकल ऐसे ऑसिलेट होते रहेंगे। ये कंसेप्ट ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड 9th में भी स्टडी किया था, रेफ्लेक्शन एंड कंडेंसेशन। तो सबसे पहले पार्टिकल एक साथ कंडेंस हो जाएंगे, उसके बाद वो पार्टिकल उसी अपने ही प्लेस के ऊपर ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा। इसके बाद हमें क्या फील होगा, ये रेफ्लेक्शन, इसके बाद अगेन कंडेंसेशन, इसके बाद अगेन रेफ्लेक्शन। तो ऐसे साउंड वेव ट्रैवल करेंगे। तो जब भी उस वेव की बात करेंगे, ऐसे टाइप के वेव जहां पे हमने क्या देखा, पार्टिकल सिर्फ अपनी पोजीशन के ऊपर ही ऑसिलेट करते, वो अपनी पोजीशन छोड़ के वहां तक दूसरे मीडियम तक या फिर दूसरे पॉइंट तक नहीं ट्रैवल करते, सिर्फ पार्टिकल अपनी प्लेस के ऊपर ऑसिलेट करेंगे, अपनी प्लेस को छोड़ेंगे नहीं। बट जैसे हमने इलेक्ट्रॉन की बात की, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन को हमने थ्रो किया, मतलब इलेक्ट्रॉन एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ जाएगा अपने साथ एनर्जी लेके। जब यहाँ पे हमने क्या देखा, पार्टिकल सिर्फ अपने प्लेस पे ऑसिलेट करेगा और अपने एनर्जी बाजू वाले को देते जाएगा, वो अपनी प्लेस नहीं छोड़ेगा। बट इलेक्ट्रॉन की जब बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होगा कि वो इलेक्ट्रॉन खुद अपनी एनर्जी लेके ट्रैवल करेगा। सो ये मेन डिफरेंस है दोनों टाइप के वेव में। इसीलिए इस मैटर को, जहां पे हमने मैटर को ट्रैवल करवाया है, इलेक्ट्रॉन को ट्रैवल करवाया है, इसीलिए उस वेव का नाम हमने दिया है मैटर वेव्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था मैटर वेव। सो हमारे पास ऑलरेडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जहां पे हमने क्या देखा कि पार्टिकल्स अपनी पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करेंगे और अपनी एनर्जी बाजू वाले को ट्रांसफर करते जाएंगे। बट हमने ऐसे भी टाइप के वेव बनाए जिसके अंदर मटेरियल खुद ट्रैवल करेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन खुद ट्रैवल करते हैं, इसीलिए उस वेव का नाम हमने क्या रखा है, मटेरियल वेव, मैटर वेव्स। सो ये मेन डिफरेंस होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैटर वेव्स के अंदर। सो अगर इलेक्ट्रॉन को हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस की तरफ ट्रैवल करवाएंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा जाएगा, पार्टिकल नेचर शो करेगा, या फिर वो मूव होते जाएगा वेव की तरफ। ये दोनों चीज में उस टाइम पे कॉन्ट्राडिक्शन था कि एक साइंटिस्ट ने, एक ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन स्ट्रेट डायरेक्शन में जाएगा बिकॉज वो पार्टिकल है, इसलिए वो पार्टिकल नेचर शो करता है, और दूसरे ने बताया कि वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल वेव की तरह करेगा, बट जब वो किसी प्लेट के साथ कोलाइड होगा, स्ट्राइक होगा, तब वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो इस दोनों चीज में कंफ्यूजन थी, इसीलिए डी ब्रोगली ने ये हाइपोथेसिस दिया कि इलेक्ट्रॉन जब ट्रैवल करेगा तो वो वेव की तरह ट्रैवल करेगा, और जब वो स्ट्राइक करेगा तब वो मटेरियल की तरह, मतलब पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो इस सारी चीज के अंदर पहले से कंफ्यूजन थी, और उसके बाद इस चीज को हमने एक हाइपोथेसिस के फॉर्म में याद रखा, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन की हमने वेवलेंथ कंसीडर कर दी h/mv। वो m मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, उस मास का इलेक्ट्रॉन, उस मास का पार्टिकल v वेलोसिटी से ट्रैवल करेगा, इसका मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन किसी एक प्लेट के ऊपर मोमेंटम भी दे सकता है। तो इसीलिए हमने ये फॉर्मूला बनाया इलेक्ट्रॉन के लिए। अब जैसे हमने वेव नेचर स्टडी कर लिया, वेव की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक है वो इलेक्ट्रॉन शो कर सकता है कि नहीं कर सकता, ये भी चीज हमें प्रूव करनी है। इसके बाद जो सबसे फेमस एक्सपेरिमेंट था, डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, उसी से हमें पता चलेगा एक्सपेरिमेंटली कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर शो कर सकता है। सो उस टाइम पे एक चीज जो इस हाइपोथेसिस के साथ एडेड थी, वो ऐसी चीज थी कि जैसे इलेक्ट्रॉन किसी मीडियम से हमने ट्रैवल करवाया, तो हमने उस हाइपोथेसिस में ये चीज पढ़ी थी कि जैसे वो इलेक्ट्रॉन किसी मीडियम में ट्रैवल करेगा, उसके साथ, उस मीडियम के साथ बहुत सारे वेव्स उस पार्टिकल के साथ अटैच हो जाएंगे, और वो सारे वेव्स मिलके उस पार्टिकल का ट्रैवल के टाइम पे उसका नेचर कैसा शो करेंगे, वेव नेचर। मतलब पार्टिकल को हमने यहाँ से ट्रैवल करवाया,
जिस मोमेंट पे उसको हमने ट्रैवल करवाया उस मोमेंट में उसके साथ एक वेव एसोसिएट हो जाएगा और उसी वेव के कारण वहां पे उस पार्टिकल का नेचर हमने क्या देखा, वेव नेचर। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमने इस पार्टिकल को यहां से यहां तक ट्रैवल करवाना है, जैसे इस पार्टिकल के एक मीडियम से हमने ट्रैवल करवाया तो इसके साथ बहुत सारे वेव्स ऐसे ऐड हो जाएंगे और उस वेव के कारण क्या होगा कि ये पार्टिकल का नेचर हमें कैसे दिखेगा, वेव नेचर। इसके बाद हमें क्या दिखा यहां से कि वो पार्टिकल अब सीधे नहीं जाएगा, ये पार्टिकल अब वेव की तरह ट्रैवल करेगा। तो ये इस हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंट पॉइंट था और उसी पॉइंट के अंदर एक चीज यहां पे हमने मार्क की कि जैसे हमने इस पार्टिकल को यहां से इस मीडियम से ट्रैवल करवाया उस मोमेंट पे उसके साथ बहुत सारे वेव्स ऐड हो गए और इसी वेव के कारण यहां पे हमने क्या देखा, वेव पैकेट। अब उसी वेव पैकेट के अंदर हमारा पार्टिकल कहां पे होगा, उसकी पोजीशन कहां पे होगी, ये अनसर्टेन था। उसी पार्टिकल के लिए मास एंड वेलोसिटी मतलब मोमेंटम कितना था इस पॉइंट के ऊपर, तो मोमेंटम ये भी अनसर्टेन था। तो उस मोमेंट के लिए जैसे पार्टिकल को हमने ट्रैवल करवाया जिसके पास बहुत सारे वेव्स अभी एडेड हैं, उस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल की फिक्स पोजीशन हम सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते, उसी पार्टिकल का मोमेंटम भी हम सर्टेनली नहीं बता सकते। तो इन दोनों चीज में अनसर्टेनिटी क्रिएट हो गई थी। तो उसी मोमेंट पे हाइजेनबर्ग ने क्या दिखाया था हमने कि किसी पार्टिकल की पोजीशन या मोमेंटम को हमें फिक्स करने के लिए या फिर किसी एक ही पोजीशन एक मोमेंट के साथ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर हमने उस टाइम पे पोजीशन नाप सकते हैं, या फिर उस टाइम के उस मोमेंट के ऊपर हमने सिर्फ पार्टिकल का मोमेंटम शो कर सकते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था और उसके साथ उन्होंने एक इक्वेशन भी दिया था। उसी इक्वेशन से हम किसी भी पार्टिकल की मीडियम के अंदर पोजीशन या फिर उसका मोमेंटम शो कर सकते हैं। तो उस टाइम पे इन दोनों साइंटिस्ट ने मिलकर सिर्फ एक ही चीज पे फोकस किया था कि मैटर के पास ड्यूअल नेचर होगा, मैटर के पास वेव नेचर होगा ही, बट उनके पास एक्सपेरिमेंटल कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं था। सो उनके हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग वेव किस तरह ट्रैवल करेंगे, मतलब मैटर किस तरह ट्रैवल करेगा, तो मैटर सिर्फ अपनी पोजीशन छोड़ के सामने दूसरे पॉइंट तक जाएंगे अपने साथ एनर्जी को लेके, बट वो पार्टिकल जैसे ट्रैवल करेगा वो उसका ट्रैवल के टाइम पे उसका नेचर होगा वेव नेचर। तब हमने उसी हाइपोथेसिस में ये चीज पढ़ी थी, ऐसा क्यों होता है, तो जैसे पार्टिकल को हम मीडियम में रिलीज करेंगे तो उस पार्टिकल के साथ बहुत सारे वेव्स अटैच हो जाएंगे, इसीलिए वो पार्टिकल सीधे जाने की वजह से क्या होगा, वो वेव की तरह ट्रैवल करेगा। सो इसीलिए हमने क्या देखा यहाँ पे कि अगर वो पूरे पार्टिकल एक पार्टिकल पूरे वेव से घिरा हुआ होगा तब उस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल की पोजीशन क्या होगी, उस वेव पैकेट के अंदर पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, ये चीज भी हमें मिलनी चाहिए। बट उस टाइम पे उन दोनों चीज में हमें अनसर्टेनिटी मिली, इसीलिए हाइजेनबर्ग ने उस टाइम पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। अब उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारे पास एक इक्वेशन है, जिस इक्वेशन से हम या फिर उस मोमेंट के ऊपर पोजीशन मेजर कर सकते हैं या फिर हम उस पॉइंट के ऊपर उसका मोमेंटम। तो ये चीज हम लोग वापिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सिर्फ मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन दिया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, बिकॉज उस टाइम पे इन दोनों साइंटिस्ट का सपोर्ट था मैटर के लिए और मैटर का वेव नेचर शो करने के लिए। सो अल्टीमेटली हमारे पास ये एक चीज फिक्स हो चुकी थी कि पार्टिकल के पास या फिर मैटर के पास वेव नेचर तो होता ही है। अगर उसके पास वेव नेचर होगा तो उसका वेवलेंथ कितना होगा, उस पार्टिकल के लिए वेवलेंथ कैसे शो कर सकते हैं, तो वेवलेंथ के लिए हमने ये फॉर्मूला चूज किया था। अब जैसे एक एग्जांपल ले लिया हमने कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल को थ्रो करवाया जिसका मास है L = 0.120 किलोग्राम, 0.120 किलोग्राम मास का एक बॉल को हमने ट्रैवल करवाया, उसको हमने थ्रो किया जिसके पास वेलोसिटी थी 20 मीटर पर सेकेंड। तो हमने क्या देखा कि बॉल को सीधा गया, वो भी पार्टिकल है, उसने वेव नेचर शो क्यों नहीं किया, तो हमने क्या किया, इसी दोनों क्वांटिटी के साथ वेवलेंथ मेजर की, लैम्डा = h/m × v। तो लैम्डा = h - 34 अपॉन मास 0.120 into
20 मीटर पर सेकेंड। तो इसी का हमें आंसर क्या मिला था कि 2.76 इंटू 10⁻⁴ मीटर। अब आप यहां से मेजर कर सकते हो, यहां से इस ऑब्जर्वेशन से आप क्लियरली बोल सकते हो कि इसकी वेवलेंथ देखिए 10⁻⁴ की रेंज में है। तो इतनी छोटी वेवलेंथ के साथ वो बॉल ट्रैवल करेगा कि हमें उस बॉल के लिए वेव नेचर पता ही नहीं चलेगा, मतलब वो हमें क्या दिखेगा कि वो सीधा ही जा रहा है। बट यहाँ पे आप देखिए तो वेवलेंथ है उसके पास, मतलब हमारे पास जो नेचर में मटेरियल्स है वो सारे मटेरियल वेव नेचर शो करेंगे, बट वो डिपेंड किस क्वांटिटी के ऊपर करेगा, मास वेलोसिटी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसीलिए हमने मैटर को शो करने के लिए सबसे छोटा पार्टिकल मान लिया इलेक्ट्रॉन का। इसीलिए जब हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मास पुट करेंगे तब हमारे पास एक ऐसी वेवलेंथ होगी जिसको हम क्लियरली देख सकते हैं, जिसके साथ हमने क्रेस्ट और ट्रफ भी दिखा सकते हैं। इसीलिए इस चीज से पता चल गया कि जितना मास वेलोसिटी ज्यादा होगा उतनी ही वेवलेंथ कम होगी। इसीलिए नेचर के अंदर जितने भी मटेरियल्स है, जितने भी मैटर है, उस मैटर के लिए हम वेवलेंथ क्लियरली नहीं देख सकते, बिकॉज उनका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होगा, 10⁻⁴ की रेंज में है। मतलब हमें वो कभी भी वेव नेचर शो करता नहीं दिखेगा। हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो भी करेंगे तो हमें ऑलवेज वो ऑब्जेक्ट ऐसा दिखेगा कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा। तो ये एग्जांपल से उन्होंने ये चीज बताई थी कि अगर 10⁻⁴ मीटर की रेंज होगी तो हमें वो पार्टिकल का, उस मटेरियल का वेव नेचर कभी शो नहीं होगा। इसीलिए हमने इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंटेटिव बना लिया मैटर के लिए। जब भी इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन हमें वेव नेचर शो करता दिख सकता है। सिमिलरली हमने मान लिया किसी ऑब्जेक्ट के लिए कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अगर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। इस कंडीशन के लिए हमने ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे रखा, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। अगर इस ऑब्जेक्ट के लिए जो रेस्ट पे है उसके लिए अगर हमने वेवलेंथ मेजर की तो उसके लिए वेवलेंथ कितनी होगी, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv विच इज इक्वल टू 1/0 विच इज इक्वल टू इनफाइनाइट। मतलब वो ऑब्जेक्ट के पास वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी। इसका मतलब हम उस मोमेंट के लिए, उस ऑब्जेक्ट के लिए वेव नेचर शो नहीं कर सकते। सो जब भी कोई वेव ट्रैवल करेगा किसी वेलोसिटी के साथ तब वो वेव नेचर शो करेगा। बट जब वो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हो जाएगा, मतलब वो किसी मोमेंट पे किसी पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा, उस मोमेंट पे वो स्टॉप हो जाएगा, उस मोमेंट पे उसके पास कोई वेवलेंथ नहीं होगी। तो इस दोनों एग्जांपल से एक चीज क्लियर होगी कि जब भी कोई मैटर ट्रैवल करेगा तो ट्रैवल के टाइम तक उसके पास वेव नेचर होगा। जब भी वो पार्टिकल, जब भी वो मैटर किसी मटेरियल के साथ कोलाइड करेगा, स्ट्राइक करेगा, तब उस मोमेंट के ऊपर उसके पास कोई वेवलेंथ नहीं होगी। इसका मतलब उस मोमेंट पे वो मैटर पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो यहां से इस दोनों एग्जांपल से ये एक चीज कंप्लीटली प्रूव हो गई कि जब भी मैटर की बात करेंगे तो मैटर के पास भी ड्यूअल नेचर होगा। जब भी मैटर ट्रैवल करेगा तब भी वो वेव नेचर शो करेगा, और जब वो मटेरियल किसी मेटल के साथ या फिर किसी भी मटेरियल के साथ वो स्ट्राइक करेगा, यहाँ पे कोलाइड करेगा, तब उस मोमेंट पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। तो जो उनका हाइपोथेसिस था उनको यही सारे रीजनिंग के साथ सपोर्ट मिला था, और इसी की वजह से उनको 1929 में नोबेल प्राइज भी मिला था। अब यही चीज हम लोग एक्सपेरिमेंट के साथ भी प्रूव करेंगे। पर इससे पहले ये वेवलेंथ के फॉर्मूला, और इसके बाद हमने डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए और भी फॉर्मूलाज बनाए हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, डी ब्रोगली वेवलेंथ के बाकी के फॉर्मूला देखेंगे। बट इस लेक्चर में हमने सिर्फ ये एक ही फॉर्मूला स्टडी किया है, जिस फॉर्मूला को मैटर का वेव नेचर शो करने में हेल्प मिला था। मतलब जिस फॉर्मूला से हमने वेव नेचर को शो किया था और मटेरियल के लिए वेव लेंथ हम लोग मेजर कर सकते हैं। और उस हाइपोथेसिस में, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में उन्होंने यही फॉर्मूला यूज किया था। इसीलिए इस फॉर्मूला को, इस वेवलेंथ को हमने नाम दिया है डी ब्रोगलीज वेवलेंथ। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये बेसिक फॉर्मूला, इसी कंडीशन को, इसी पार्टिकल को हम लोग आगे भी किसी पोटेंशियल के साथ भी स्टडी करने वाले हैं। इसका मतलब कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को हम ट्रैवल करवाएंगे, इलेक्ट्रॉन का ट्रैवल, इसका मतलब उसके सामने पॉजिटिव प्लेट होगी, तब वो इलेक्ट्रॉन वहां तक ट्रैवल करेगा। सो सेकेंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन को हम ट्रैवल करवाएंगे विद द पोटेंशियल,
तब उसके पास कितनी वेवलेंथ होगी, तो वेवलेंथ के हम डिफरेंट फॉर्मूला, डिफरेंट फॉर्मेट्स भी देखने वाले हैं। तो इसके बाद वाले लेक्चर में हमारे पास डी ब्रोगली वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मूलाज होंगे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में, पोटेंशियल के फॉर्म में। तो ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर का मेन मोटो क्या था हमारा, सिर्फ वेव नेचर के लिए हमारे पास डिस्कशन था, रीजनिंग था कि क्यों उस टाइम के लिए हाइपोथेसिस ही था, ये डी ब्रोगली का हाइपोथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट था और क्यों उन्होंने ये हाइपोथेसिस दिया था। बिकॉज मैटर के पास भी वेव नेचर होना चाहिए। जब भी हमने मैटर को स्टडी किया था तो मैटर ऑलवेज हमें पार्टिकल नेचर शो करता है। तो उस टाइम पे उस पॉइंट के ऊपर डिस्कशन था कि मैटर भी वेव नेचर शो कर सकता है। तो ये हमारा पूरा रीजनिंग आज का यहाँ पे ओवर करते हैं हम, बिकॉज इस मोमेंट पे हमें इस दोनों एग्जाम्पल से पता चल गया कि अगर मैटर की बात करेंगे तो मैटर जब भी ट्रेवल करेगा तो वो वेव नेचर शो करेगा, जब भी मैटर स्टॉप हो जाएगा, स्टेशनरी होगा, जिस मोमेंट पे वो स्ट्राइक करेगा उस मोमेंट पे वो पार्टिकल नेचर शो करेगा। और इसीलिए मैटर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सबसे छोटा पार्टिकल लिया है इलेक्ट्रॉन, और उसी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ मेजर करने के लिए हमें ये फोटोन का जो फॉर्मूला था, हमने जो फोटोन थ्योरी में स्टडी किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे हमने यूज किया। इस हाइपोथेसिस में डी ब्रोगली ने ये फॉर्मूला यूज किया था, इसलिए उसका नाम रखा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी के फॉर्मूला स्टडी करेंगे। थैंक यू।